तो हम थर्मोडायनामिक्स बच्चे कर रहे थे। थर्मोडायनामिक्स के 6 लेक्चर तक हम पढ़ के आए थे, ठीक है ना। ऑलरेडी हमने 6 लेक्चर जो थे थर्मोडायनामिक्स के वो कर लिए थे। आज हम इसके 7th लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चे 6th लेक्चर में हमने पढ़ा था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। हमने क्या बोला था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है। जनरली उसमें एक चीज थी कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है कि जो यूनिवर्स की एंट्रोपी होती है ना, वो कभी भी डिक्रीज नहीं करती, इट नेवर डिक्रीज। तो बट हमने एंट्रोपी को अभी मेंशन नहीं किया था। हमने क्या बोला था कि एंट्रोपी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हमने क्या बोला था, एंट्रोपी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम एंट्रोपी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो जो सस्पेंस हम पिछली क्लास में छोड़ के आए थे एंट्रोपी के लिए, उसको आज हम खोलेंगे। तो आज हम किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, एंट्रोपी के बारे में, कि एंट्रोपी क्या होती है, कैसे चीजें मतलब एंट्रोपी के चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट वी विल स्टडी इन दिस क्लास, ठीक है। सो लेट स्टार्ट विद द एंट्रोपी। एंट्रोपी से पहले बच्चे हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं, स्पॉन्टेनिटी एंड नॉन स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। यानी कई बार हम बोलते हैं कि ये रिएक्शन जो है ना, ये स्पॉन्टेनियस नेचर की है, और कुछ रिएक्शन को हम मेंशन करते हैं इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? कौन सी ऐसी रिएक्शन होती हैं जो स्पॉन्टेनियस नेचर की होती हैं, और कौन सी ऐसी रिएक्शंस होती हैं बच्चे जो नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर की होंगी? तो स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है? अब हमारे पास कोई मुझे बता सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस? क्या होता है बेटा स्पॉन्टेनियस? यस, स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है? कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है? लेट मी ओपन द माइक्स एज वेल। आप माइक में बोल के भी बता सकते हो मुझे। यस, लेट मी नो। मैम कोई भी रिएक्शन आसानी से हो जाना। बिल्कुल सही, कोई भी रिएक्शन का बेटा आसानी से हो जाना और नेचुरली अकरिंग। जो प्रोसेसेस अपने आप हो जाती है ना, यानी उसके लिए आपको किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है, दैट वुड बी ऑटोमेटिकली हैपन। नेचुरली अकरिंग जो प्रोसेसेस होती है उनको हम क्या बोलते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस है। और नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सी होती है हमारे पास? नॉन स्पॉन्टेनियस जनरली कौन सी होती है कि दैट नीड सम फोर्स, जिसको किसी फोर्स की जरूरत पड़े, ठीक है, होने के लिए किसी फोर्स की जरूरत पड़े। अब स्पॉन्टेनियस का क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम? लेट अस सपोज कि आपके पास स्टेयर्स से पानी नीचे आ रहा है, ठीक है ना, तो ये खुद ब खुद आएगा, दिस इज अ नेचुरली प्रोसेस। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद हो जाएगी। और नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करें बच्चे, तो नॉन स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसके लिए अगर मैं बोलूं कि हमें वाटर को अपहिल करना है, मुझे वाटर को अपहिल करना है, या आप कॉमन एग्जांपल ले लो, वाटर को आपको टैंक में फिल करना है। आपका टैंक छत पे है, ये हमारा घर होता है ना, तो घर में हम टैंकी हमेशा छत पे लगाते हैं। तो ये तो नहीं वाटर अपने आप टैंकी में चला जाता है, हम क्या करते हैं, हमें मोटर चलानी पड़ेगी। मोटर चलानी पड़ रही है तो क्या मतलब है बच्चे कि कोई फोर्स हमें देनी पड़ रही है। तो जब हम कोई फोर्स देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन बेटा जो किसी चीज के थ्रू, जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स हमें लगानी पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर। सो स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, दिस इज क्लियर। आज बच्चे थोड़ा सा मैं धीरे बोल रही हूँ, आप लोगों को मेरी आवाज सही आ रही है ना? धीरे तो नहीं लग रही? एक्चुअली गला थोड़ा मेरा खराब है, सो दैट्स व्हाई। सब ठीक है, क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है ना बेटा, वो पूछ सकता है। वैसे भी आज तो बहुत कम बच्चे हैं हमारे, तो अगर किसी को माइक में ऑन करके भी बोलना है तो आप आराम से बोलो, ठीक है। चलो, स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी की बात होगी बेटा। अब स्पॉन्टेनिटी के बाद हमारे पास एंट्रोपी आती है। तो एंट्रोपी जो बहुत टाइम से किस में चल रही थी? सस्पेंस में, कि एंट्रोपी को अगली बार बताएंगे, एंट्रोपी को बाद में बताएंगे, तो अब हम उस एंट्रोपी को बता ही देते हैं। सो जनरली एंट्रोपी क्या है बेटा? एंट्रोपी इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम। एंट्रोपी क्या होती है? ये मेजरमेंट करती है रैंडमनेस की। अब रैंडमनेस का क्या मतलब है? देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बेटा, वो हमेशा मूविंग नेचर के होते हैं। यानी गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा कोलाइड करते रहते हैं, किसके साथ? ईच अदर, कोलाइड विद ईच अदर एंड इवन द वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी।
वो वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी मूव करते हैं, ठीक है ना। वो एक दूसरे से टकराते हैं, वो कंटेनर से टकराते हैं वॉल्स की, तो उसको क्या बोलते हैं कि वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, उनमें रैंडमनेस है। तो वो जिस तरह से मूव करते हैं, जो रैंडमनेस उसमें आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। ठीक है, सो जनरली एंट्रोपी इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। एंट्रोपी को हम कैसे मेजर करते हैं, रैंडमनेस और डिसऑर्डर से। सो ये जो कॉन्सेप्ट था एंट्रोपी का, ये हमें किसने बताया था, एक जर्मन फिजिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ क्लोजस, इन द ईयर ऑफ 1850। 1850 ईयर में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, रुडोल्फ क्लोजस। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। कुछ बच्चों का ना ये भी कहना था कि मैम पहले जो सारे साइंटिस्ट होते थे ना, वो अपने नाम से ही थ्योरियां बनाते थे, तो ये देख लो इन्होंने क्लॉसेस नहीं बोला, उसको एंट्रोपी नाम ही दिया गया। तो बच्चे एंट्रोपी का क्या मतलब है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कितनी रैंडमली मूव कर सकते हैं, उसमें क्या डिसऑर्डरनेस रहता है, उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। सो जनरली एंट्रोपी इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, और एंट्रोपी को हम हमेशा एस वैल्यू से डिनोट करते हैं। एंट्रोपी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एस। अब क्या रहता है बच्चे, एंट्रोपी चेंज की हम बात करते हैं, तो अगर एंट्रोपी एस है तो एंट्रोपी चेंज को हम डेल्टा एस से डिफाइन करते हैं। और डेल्टा एस जो है ना, दैट वुड बी इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी। चाहे रिवर्सिबल हो सकती है या आइसोथर्मल हो सकती है। सो एंट्रोपी चेंज क्या है, it is a process defined as the amount of heat emitted or absorbed isothermally and reversibly। तो एंट्रोपी चेंज क्या है बच्चे, वो प्रोसेस है जिसमें अमाउंट ऑफ हीट एमिट भी करती है और एब्सॉर्ब भी करती है आइसोथर्मली और रिवर्सिबली, जिसको हम डिवाइड करते हैं उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। दैट इज डिवाइडेड बाय इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है ना, एक फिक्स्ड टेम्परेचर से जब हम उसको डिवाइड कर देते हैं रिवर्सिबल को, तो डेल्टा एस वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा हमारे पास, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी। सो दिस इज अबाउट एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या मेजर करती है कि कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल में रैंडमनेस होगी ना, उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। अब मान लो अगर मैं बोलूं बेटा कि मेरे पास 5 स्टूडेंट थे, मैंने 5 स्टूडेंट को बिठा दिया रोल नंबर वाइज। एक और टीचर थी, उसने बोला कि जैसे मर्जी बैठ जाओ। ठीक है, तो वो इस तरह से बैठ गए, यानी ये थी उनकी रैंडम अरेंजमेंट। वो कैसे भी रैंडमली 5 स्टूडेंट को भी आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो। ठीक है ना, 5 स्टूडेंट को अरेंज करने के बहुत सारी टेक्निक्स होंगी, वो आप लोग वो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में पढ़ते होगे। ठीक है, मुझे तो इतना मैथ्स अब याद भी नहीं है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वही चीज कि किसी भी चीज में कितनी रैंडमनेस आ सकती है, हम उसका कितना डिसऑर्डर लगा सकते हैं, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एंट्रोपी। उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी सबको क्लियर हुआ? यस, क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके चलो बच्चे, अब हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एंट्रोपी की। एंट्रोपी की बेटा हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट इज अ थर्मोडायनामिक फंक्शन। थर्मोडायनामिक फंक्शन मतलब ये हीट रिलेटेड फंक्शन है। तो बच्चे अभी तो हमने पढ़ा कि डेल्टा एस क्या है, क्यू बाई टी है। सो इट इज डिपेंडेंट ऑन द हीट, तो ये भी कहीं ना कहीं हीट डिपेंडेंट है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे कि ये एक थर्मोडायनामिक फंक्शन है। नेक्स्ट क्या बोला गया, इट इज अ स्टेट फंक्शन, यानी कि एंट्रोपी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन बच्चे कौन सा होता है, स्टेट फंक्शन वो होता है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जो क्या हो, पाथ इंडिपेंडेंट हो। अब बच्चे जो पाथ इंडिपेंडेंट है, इसमें मैंने आप लोगों को कैसे समझाया था कि मान लो 2 एम्प्लॉय हैं, एक ए है और एक बी है, ये उनका ऑफिस है, दिस इज देयर ऑफिस। ये घर जैसा मैंने ऑफिस बना दिया। अब ऑफिस आने के ए वाले पर्सन को भी 100 रुपए मिल रहे हैं और बी वाले को भी 100 रुपए मिल रहे हैं, यानी वो सिर्फ इसी पे डिपेंड कर रहे हैं कि आप ऑफिस आओ, उनको कुछ नहीं लेना देना आपका घर कहाँ है, आप कितनी दूर हो। सो दैट मीन्स दैट इज डिपेंडेंट ऑन ओनली इनिशियल और फाइनल स्टेट पे वो डिपेंड कर रहा है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ये चीज है। लेकिन एक कंपनी ने क्या बोला कि मैं पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपए दूंगा, 10 रुपए दूंगा, तो ये 10 किलोमीटर से आ रहा है बेटा, इसको 100 रुपए मिल गए। ये 50 किलोमीटर दूर से आ रहा था, इसको मिल गए 500 रुपए। तो जब इनको अलग अलग पेमेंट मिल रही है पर किलोमीटर के हिसाब से,
तो वो कंपनी क्या देख रही है, वो पाथ डिपेंडेंट हो गई, वो देख रही है कि कौन कितनी दूर से आ रहा है, उसको उतना ही खर्चा दिया जाए। सो स्टेट फंक्शन कौन से होते हैं बेटा, जिसपे सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, नोट द पाथ दैट इट इज फॉलोड। तो ये क्या है, हमारा स्टेट फंक्शन है। इसको थोड़ा चेंज करते हैं, पेन के कलर को, इस पे दिखाई नहीं दे रहा ना हमें, इट्स जस्ट टेक। ठीक है, सो जनरली एक और चीज बेटा बोलेगी कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। अभी अभी हमने बात करी ना कि एंट्रोपी को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और बट इन द स्टैंडर्ड स्टेट में बच्चे हम उसको एस नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मेरी प्रीवियस क्लास में मैंने बच्चों से एक क्वेश्चन पूछा था कि एक डेल्टा एच एफ लिखा है, एक लिखा है डेल्टा एच नॉट एफ, इज दीज बोथ आर सेम, ये सेम है या डिफरेंट है? क्या होता है इन दोनों का मतलब, इज दीज बोथ आर सेम और डिफरेंट? यस, अगर मैं डेल्टा एच एफ लिखूं और डेल्टा एच नॉट एफ लिखूं, तो ये दोनों सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? यस, कौन बताएगा? Is these both are same or different? बोलो बेटा, सेम है या डिफरेंट है? Yes, who's gonna tell me? अदिति, सोनिया, हिमेश, रोशन, विमला, सुधा, सेम और डिफरेंट बेटा? यस, फटाफट से बोलो, क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही मेरी? यस आदिति। मैम डिफरेंट है। हाँ, डिफरेंट है बेटा। अगर आपको बच्चे गलत नहीं भी आता, आप गलत भी बोलोगे तो दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, बट एटलीस्ट बात कर लो मेरे से, मुझे फिर ऐसा लगना चाहिए ना बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे तो अगर आप लोग जवाब नहीं दोगे, मुझे लगेगा मैं अकेले ही बोल रही हूँ, है ना? तो नहीं कुछ बच्चे तो मेरे को ऐसे बोलते, मतलब क्लास में पूछती हूँ ना, तो दे विल से कि मैम नहीं पता। तो एटलीस्ट मुझे ये तो पता चल रहा है ना कि हाँ वो सुन रहे हैं और उन्हें नहीं पता तो मैं बताऊंगी, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ सेम थिंग बेटा, ये क्या होता है, ये डिफरेंट होता है। डिफरेंट का क्या मतलब है कि यहाँ पे जब ये नोट वैल्यू लग जाती है ना, तो उसका क्या मतलब होता है कि जो भी आप रिएक्शन ले रहे हो ना, वो स्टैंडर्ड स्टेट्स पे है, ठीक है ना। तो एंट्रोपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, बट इन स्टैंडर्ड स्टेट में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस नॉट के थ्रू, बट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस नॉट। तो एसआई यूनिट बच्चे, एसआई यूनिट जो होती है एंट्रोपी की, दैट इज जूल पर केल्विन मोल, और सीजीएस यूनिट यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट, कैलोरी पर केल्विन मोल। और नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है कि एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, ये मैं एक बार ये आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि सारे ही डिफरेंट बैचेस के स्टूडेंट हैं। आई डोंट रिमेम्बर कि आप लोगों को याद होगा या नहीं, ठीक है। तो बच्चे एंट्रोपी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हमने दो तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एक थी एक्सटेंसिव और दूसरी थी इंटेंसिव। अब डिफरेंट हमें याद नहीं रहता कि कौन सी डिपेंडेंट है कौन सी इंडिपेंडेंट है। तो बच्चे जहां पे वर्ड में इंटेंसिव, इन मतलब इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास और साइज, ठीक है। तो ये इन वाली तो इंडिपेंडेंट होगी, एक्सटेंसिव वाली मींस इट डिपेंड्स ऑन द साइज, डिपेंड्स ऑन साइज। अब देखो एंट्रोपी क्या है बच्चे, एंट्रोपी एक तरह की रैंडमनेस ही है। एंट्रोपी हमारे पास क्या है, रैंडमनेस है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि 5 स्टूडेंट की कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल थी, आप वो कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के मुझे बताओगे। लेकिन बच्चे अगर मैं बोल दूं कि 5 की जगह 50 थे, तो ऑब्वियसली रैंडमनेस वैल्यूज बहुत ज्यादा हो जाएंगी ना, 5 और 50 के कंपैरिजन में ज्यादा होंगी। तो एंट्रोपी कहीं ना कहीं क्या है, साइज पे डिपेंड करती है। सो दैट मीन्स एंट्रोपी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर मैं ये भी बात करूं, एक बच्चा है उसके पास इतना बॉक्स है, अब एक बच्चे के पास इतना बड़ा बॉक्स है, तो बच्चे इसमें तो मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की लिमिटेड होगी, बट यहाँ पे उनकी मूवमेंट थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। सो दैट्स द थिंग कि एंट्रोपी जो है वो एक तरह से क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ एंट्रोपी। क्लियर सबको? यस, किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चे प्रॉपर्टीज में? यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट अप टू दिस? क्लियर, वेरी गुड, ओके, ग्रेट। चल थोड़ा सा आगे चलते हैं अब हम। देखो बच्चे, अब हम बात करेंगे एंट्रोपी चेंज एंड कैलकुलेशन की।
सो एंट्रोपी चेंज एंड कैलकुलेशन में हमारे पास क्या है कि टोटल एंट्रोपी चेंज जो है ना, यानी डेल्टा एस टोटल, वो किसके इक्वल होगा, सराउंडिंग प्लस सिस्टम के, कि जितना डेल्टा एस चेंज हो रहा है सराउंडिंग का और जितना चेंज हो रहा है बच्चे सराउंडिंग और सिस्टम का, तो दैट वुड बी इक्वल टू टोटल एंट्रोपी चेंज। तो टोटल एंट्रोपी चेंज को हमने क्या बोल दिया, इक्वल टू द सम ऑफ एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर कोई सिस्टम लूज कर रहा है कोई अमाउंट ऑफ हीट के, मान लो कि मैंने एक कप चाय रखी, गरम गरम मेरी चाय थी, तो मैंने क्या बोला कि अभी नहीं पीते, क्लास के बाद पीऊंगी। तो बच्चे वो गरम थोड़ी ना रह जाएगी क्लास के बाद, मुझे भी पता अभी तो आधे घंटा मेरी क्लास और चलनी है। तो क्या रहेगा, इसकी जो हीट थी आधे घंटे में क्या होने वाला है, इसकी जो हीट थी वो सारी की सारी सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाएगी, हीट सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाएगी। यानी कि ये मेरा सिस्टम था, इसने अपनी हीट क्या कर दी बेटा, लूज कर दी, इसने अपनी हीट लूज करी। और ये जो सराउंडिंग थी इसने हीट क्या कर ली, गेन कर ली। जो हीट ये लूज कर रहा था उसने वही हीट को क्या किया, गेन किया। ठीक है ना। सो इफ द सिस्टम लूजेस एन अमाउंट ऑफ हीट क्यू एट अ टेम्परेचर T1, अगर कोई सिस्टम लूज करता है क्यू अमाउंट ऑफ हीट को T1 पे, एंड दैट इज रिसीव्ड बाय सराउंडिंग एट अ टेम्परेचर T2, तो डेल्टा एस सिस्टम क्या हो जाएगा, माइनस क्यू बाई T1। अब ये नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि ये अपनी हीट लूज कर रहा है, लूजेस इट्स हीट, दैट्स व्हाई देयर इज अ नेगेटिव साइन। और सराउंडिंग में क्या है बच्चे, वो गेन कर रहा था, तो पॉजिटिव क्यू बाई T2। अब डेल्टा एस टोटल क्या बोला गया था कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो सिस्टम में माइनस क्यू बाई T1 है प्लस क्यू बाई T2, तो हमारा डेल्टा एस टोटल क्या आ गया, माइनस क्यू बाई T1 प्लस क्यू बाई T2। ठीक है, और ये तीनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टू बी रिमेम्बर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट से उससे आपको याद रखना है। बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होती है, कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, कब इक्विलिब्रियम होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जब डेल्टा एस टोटल क्या हो, पॉजिटिव हो, जब आपके पास डेल्टा एस टोटल की वैल्यू पॉजिटिव आए बच्चे, तो वो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस नेचर की होती है, दैट रिएक्शन इज जनरली स्पॉन्टेनियस। अगर हमारा डेल्टा एस टोटल क्या है, नेगेटिव आता है, तो प्रोसेस क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस, दैट प्रोसेस इज जनरली कंसीडर्ड एज नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर हमारा डेल्टा एस टोटल क्या हो, जीरो हो, इफ अ डेल्टा एस टोटल इज जीरो देन द प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। तो प्रोसेस कहाँ पे होती है, इक्विलिब्रियम पे। तो डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव मतलब स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर हमारा डेल्टा जीरो होता है तो बच्चे इक्विलिब्रियम। ये तीनों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ, एंट्रोपी चेंज इन कैलकुलेशन, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, यस एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? यस, फटाफट से बता दो बेटा, किसी को कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी डाउट नो आते मैम। हैं प्लीज। नो, ठीक है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, आज काफी कम बच्चे आए हैं तो मजा आया तुम्हारा, कुछ भी आराम से पूछते चलो, है ना। किसी को बच्चे टाइमिंग रिलेटेड या कोई भी इशू तो नहीं है, अपने बैचेस से रिलेटेड, टाइमिंग से रिलेटेड अगर किसी को कोई इशू है तो प्लीज टेल मी। नो, चलो ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी, ये हम पढ़ेंगे, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी में क्या बोला गया है कि विद चेंज इन टेम्परेचर, मान लो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है बट टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब इन्होंने क्या बोला कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो हमारी एंट्रोपी है वो भी इंक्रीज हो रही है। अब इसको हम कैसे समझेंगे, मान लो हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो था, 0 डिग्री सेल्सियस था, 0 डिग्री सेल्सियस पे बच्चे आइस होती है, आइस यानी कि सॉलिड होगा, सॉलिड में आपको पता है मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक होते हैं। अगर बच्चे मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं तो उसमें रैंडमनेस बिल्कुल ही लो होगी, रैंडमनेस क्या होगी, वेरी लो। अब अगर आपने उसको थोड़ा सा हीट किया, 30 डिग्री सेल्सियस पे ले आए, दैट आइस विल कन्वर्ट इनटू वाटर, वो वाटर में कन्वर्ट हो गई। वाटर में कन्वर्ट होने से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स में थोड़ी फ्लो की टेंडेंसी आ जाती है, तो रैंडमनेस उनकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी,
और जब हमारे पास वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि जब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वेपर में, तो हमारे पास क्या रहेगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो काफी दूर दूर तक हो जाते हैं, मीन्स उनकी जो रैंडमनेस होती है वो काफी बढ़ जाती है, रैंडमनेस वेरी हाई। तो इसी बेस पे हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, एंट्रोपी भी इंक्रीज करती है। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ ना कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हमारी एंट्रोपी भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस था तो वो सॉलिड में था, सॉलिड में हमें पता है मॉलिक्यूल्स काफी टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है ना। और अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वाटर को बेटा फर्दर हीट करोगे तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, और वेपर में तो रैंडमनेस बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। सो फर्स्ट थिंग तो हमारी ये थी। सेकंड, हम पहले ऑलरेडी पढ़ के आए थे कि वॉल्यूम के बढ़ने से जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज करती है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, अगर हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स है तो उसमें कितनी ही रैंडमनेस आ जाएगी, ठीक है ना। बट अगर मैं बहुत बड़ा बॉक्स ले लूं तो उसमें रैंडमनेस ज्यादा होगी। वही बात है ना, 5 स्टूडेंट्स हैं, वो जैसे मर्जी बैठ जाए, कितना ही टाइम लग जाएगा एक टीचर को उनको दोबारा से सेटअप करने में, ठीक है ना। आप आज मेरी क्लास में आप 6 स्टूडेंट हो, तो अगर मैं सबसे बात भी करूं मुझे कितना ही टाइम लगेगा आपको जानने में, 2 मिनट हर बच्चा ले लेगा मेरे, ठीक है, तो दैट वुड बी ओके। बट अगर बच्चे 60 स्टूडेंट होते हैं तो रैंडमनेस कितनी ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो मान लो कि 5 स्टूडेंट आगे पीछे बैठ गए, टीचर को ऑर्डर आया कि इनको कैसे बिठाओ रोल नंबर वाइज, तो वो फटाफट से कर लेगी उनको सही से। लेकिन अगर 60 स्टूडेंट्स है, आधा लेक्चर तो बेचारी मैम क्या कर रही है, उनको अरेंज करने में चली जाती है, ठीक है ना। सो दैट्स द थिंग। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम होता है बेटा उतनी ज्यादा रैंडमनेस इंक्रीज होती है, रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है तो हमारी एंट्रोपी भी बढ़ेगी। और फेज चेंज के लिए तो हमने इसी में डिस्कस कर लिया कि गैस का सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। सो दीज आर सम ऑफ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। क्लियर? यस, किसी को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम? बेटा नो मैम। समझ आ रहा है? अच्छा, मतलब पढ़ा अच्छा लग रहा है तो मुझे बताओ कि किसी को कोई भी परेशानी या दिक्कत हो तो प्लीज आस्क, ठीक है। चलो क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं बेटा। अब हम पढ़ेंगे एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी चेंज की वैल्यू हमें निकालनी है, वो हम कैसे निकालते हैं दैट वी विल स्टडी। तो ये सबसे पहले हम यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी कहाँ से आया। तो बच्चे सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास क्या था, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू। अब हमें पता है डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, माइनस पीडीवी, ठीक है ना। ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ी। तो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पीडीवी, तो डी यू प्लस पीडीवी इज इक्वल टू डी क्यू। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इस फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा ना कि डी क्यू बाई टी होता है एंट्रोपी, तो सारी वैल्यू को आपने टी से डिवाइड कर देना है। यू हैव टू डिवाइड द होल वैल्यूज विद टी। टी से डिवाइड किया। अब बच्चे डी यू की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, डी यू की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, NCV/dt, यानी इन द फॉर्म ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी की फॉर्म में हम du को क्या लिखेंगे, NCV/dt। हमने इसको क्या लिख दिया बेटा, NCV/dt। तो dq बाई टी हो गया हमारे पास, du की वैल्यू हमने क्या मेंशन करी, NCV/dt। तो dq बाई टी को तो लिख दिया, सीधा ही ds लिख दिया मैंने। dq बाई टी को क्या लिख दिया, ds लिख दिया। du की वैल्यू क्या हो गई, NCV/dt बाई टी। अब P की वैल्यू आपको पता है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT। तो P की वैल्यू बचे nRT बाय V लिख सकते हैं, वही चीज लिख दी, nRT बाय V। T भी था नीचे, dV, T से T कैंसिल हो गया, NCV dt बाय T कर दो प्लस NR dV बाय V। ये आ गई हमारे पास ds की वैल्यू। अब बेटा इंटीग्रेशन लेंगे dt बाय टी, लास्ट टाइम भी किया था, इंटीग्रेशन लेते हैं इसकी। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आती है, लॉग नेचुरल t2 बाय t1। सिमिलरली dv बाय v की क्या आ जाएगी, लॉग नेचुरल v2 बाय v1, ठीक है। सो इन दिस वे वी विल डिस्कस अबाउट एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस। ये अगर मुझे किसी को बच्चे को नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज बता दो, मैं रिपीट करवाती हूँ। यस, डू यू वांट टू रिपीट?
यस मैम, रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक है बेटा, चलो एक बार ही रिपीट कर देते हैं। देखो मैं स्टार्टिंग से ही लिखती हूँ, इसको मिटा के फिर ज्यादा क्लियर होगा। देखो बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी कि du इज इक्वल टू dq प्लस w। ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो वर्क डन को हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल प्रेशर इनटू dv माइनस ऑफ p dv होता है। तो du इज इक्वल टू dq माइनस p dv। तो du प्लस p dv किसके इक्वल आ गया बेटा, dq के। तो dq क्या आ गया हमारे पास, du प्लस p dv। नाउ यू नो दैट कि एंट्रोपी का फॉर्मूला अभी अभी हम पढ़ के आए, डेल्टा एस क्या होता है बच्चे, dq बाई टी। dq बाई टी होता है ना, तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को t से डिवाइड कर देंगे। सो dq बाई टी, du बाई टी प्लस p dv बाई टी। यहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है ना, यहाँ तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, कई बार हम भूल जाते हैं कि du की वैल्यू। तो बच्चे du की वैल्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपको मोलर हीट कैपेसिटी से लेनी है, ठीक है ना। यू हैव टू टेक द वैल्यू फ्रॉम मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग du की वैल्यू क्या होती है, NCV dt बाई टी। और P को कैसे लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू NRT है, तो P को आप NRT बाई V कर दो, ठीक है ना। DV के साथ बनाना था, तो थोड़ा सा यहाँ से आप डाउट देख सकते हो कि DV के साथ बनाना था, तो T से T कैंसिल हो गया। अब NCV dt बाई टी बचा और NR dV बाई V बचा। तो अब बेटा इनकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो dt बाई टी किसके इक्वल आ जाएगा, लॉग नेचुरल T2 बाई T1 के। और dv बाई v किसके इक्वल आ जाएगा, लॉग नेचुरल V2 बाई V1 के। तो आपके पास डेल्टा S की वैल्यू क्या हो जाएगी, NCV लॉग नेचुरल T2 बाई T1 प्लस NR लॉग नेचुरल V2 बाई V1। अब एक और चीज हमने पढ़ी थी, दैट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था बच्चे कि P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, P2 V2, है ना। P1 V1 किसके इक्वल होता है, P2 V2 के। यानी कि P1 बाई P2 किसके इक्वल हो सकता है, V2 बाई V1 के। तो बच्चे जहां पे आपने V2 बाई V1 लिखा है, वहां पे आप P1 बाई P2 भी लिख सकते हो। यानी कि अगर हमें टेम्परेचर और प्रेशर मेंशन हो, तो हम टेम्परेचर और प्रेशर ही इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, और ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपने सीवी लिया था कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो जब बच्चे आप प्रेशर को ले रहे हो ना, तो आप यहाँ पे सीपी कर दोगे, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर। तो वहां पे प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो आप उसको क्या लिख सकते हो, P1 बाई P2। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस। क्लियर हुआ ये सबको, यस मैम। ठीक है। यस, और किसी बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम, यस, इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो मैम। ओके बेटा, ओके ग्रेट, ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट आता है बच्चे हमारे पास एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो अब हम बात करेंगे रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन की। थोड़ा सा हम इसमें भी कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अभी यही कलर है। सो लेट्स टेक दिस रेड कलर, ठीक है। तो एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो अब हमें पता है बेटा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्यू वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। यानी कि एडियाबैटिक वही होती है ना कि जिसमें हीट एक्सचेंज क्या हो, जीरो हो। सो फॉर एन एडियाबैटिक हीट एक्सचेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बच्चे डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, क्यू बाई टी है। अगर यही चीज जीरो है, तो ओवरऑल वैल्यू भी क्या आ जाती है, जीरो ही आ जाएगी। So for an adiabatic, heat exchange will be zero. Therefore, reversible adiabatic expansion is taking place at a constant entropy. तो यानी कि किसी कांस्टेंट एंट्रोपी पे ही रिएक्शन होगी। क्यू वैल्यू जीरो है, तो डेल्टा एस भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जब बच्चे एंट्रोपी कांस्टेंट होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इस एंट्रोपिक। whenever the entropy is constant, that type of reaction is known as is entropic, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, इज एंट्रोपिक है। सो इवन दो द रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन इज एंट्रोपिक, ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन बच्चे इज एंट्रोपिक होती है, बट इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होती। इन केस ऑफ इरिवर्सिबल,
डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि रिवर्सिबल में डेल्टा एस 0 होगी, रिवर्सिबल में भी एडियाबैटिक केस में, बट इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के केस में डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू 0। कुछ ना कुछ हीट जो है उसमें वो मेंशन करता है, ठीक है ना। हीट एक्सचेंज नहीं होती बट ऑलरेडी थोड़ी बहुत हीट उसमें रह जाती है इरिवर्सिबल में। सो ये दोनों चीजें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्लियर ये? यस, क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो बच्चे, अब हम आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा था आइसोबैरिक प्रोसेस कौन सी होती है, व्हेनेवर द प्रेशर इज कांस्टेंट। जब हम क्या रखते हैं बच्चे, प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। तो सेम चीज है, आपने डेल्टा एस क्या रखना है, एन ऑफ सीपी। यहाँ पे जहां पे हम सीवी कर रहे थे ना बच्चे, ठीक है, आपने क्या करना है, एन ऑफ सीपी। अब प्रेशर कांस्टेंट होता है ना, तो हम ये वाली टर्म नहीं लेते, हम ये वाली टर्म नहीं लेते, हम सिर्फ सिंगल ये टर्म लेंगे। तो दिस इज इक्वल टू एन ऑफ सीपी लॉग नेचुरल T2 बाई T1, इतना ही हमारा आ जाएगा। और सिमिलरली अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो भी ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो या वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो पीडीवी वाली टर्म 0 हो जाती है। तो उस केस में डेल्टा एस क्या आ जाएगा बच्चे, एन ऑफ सीवी लॉग नेचुरल T2 बाई T1, ठीक है ना। डेल्टा यू इज इक्वल टू सीवी डेल्टा टी, तो डेल्टा एच किसके इक्वल आ जाता है, क्यूपी के, यानी एन ऑफ सीपी लॉग नेचुरल T2 बाई T1। तो आइसोबैरिक में ये टर्म आती है। और अगर आप आइसोकोरिक ले रहे हो, आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ऑब्वियस है डीवी 0 हो जाएगा। तो पी डीवी वाली टर्म तो 0 ही हो जानी है, तो सिर्फ ये टर्म बचेगी, एन ऑफ सीवी लॉग नेचुरल T2 बाई T1, ठीक है। सो डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एस सिस्टम। रिवर्सिबल में बच्चे हमेशा सराउंडिंग और सिस्टम आपस में एंटी होते हैं, ठीक है ना, माइनस ऑफ सिस्टम। और अगर हमारे पास इरिवर्सिबल है तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बाई टी। सेम केस है यहाँ भी, सराउंडिंग और सिस्टम नेगेटिव में रिवर्सिबल के लिए, और डेल्टा एस सराउंडिंग क्यू रिवर्सिबल बाई क्यू बाई टी फॉर इरिवर्सिबल। सो ये है हमारे पास आइसोबैरिक और आइसोकोरिक के लिए, ठीक है ना। तो जब तो हमारे पास आइसोबैरिक या आइसोकोरिक है तब हम इस तरह से लेंगे, ठीक है, देन वी विल टेक सच टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। ये दी एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस। अब हमने प्रोसेसेस मेंशन कर दी कि कोई प्रोसेस जो है वो आइसोबैरिक है और एक आइसोकोरिक है हमारे पास। क्लियर हुआ ये सबको? यस, इज इट क्लियर? किसी को बेटा कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यस, एनी प्रॉब्लम टू दिस? लॉग की वैल्यू, लॉग नेचुरल है ना बच्चे, नहीं नहीं नहीं, लॉग की वैल्यू बिल्कुल भी याद नहीं करनी है आपको। ये लॉग नेचुरल है ना, तो लॉग नेचुरल को तो हमें पता है, हमने लास्ट टाइम क्या किया था, जैसे एन सी पी लॉग नेचुरल T2 बाई T1 है ना, तो बच्चे लॉग नेचुरल को लॉग में कन्वर्ट करते हैं, एन सी पी लॉग T2 बाई T1। तो लॉग की वैल्यू के लिए टेबल होता है हमारे पास, उसमें से हम लॉग की वैल्यू देखते हैं। और ये टेबल ना आपको पेपर में भी दिया जाएगा, पेपर में भी हमें ये लॉग टेबल वैल्यू दी जाती है, तो वो हम इजिली देख सकते हैं। देखो, देखने का मैं एक शॉर्टकट तरीका बता देती हूँ। देखो, जो हमारे पास बच्चे लॉग टेबल होता है ना, मान लो ये एक मैंने ले लिया, ठीक है, एक ये चीज ले ली, खाली पेज। लॉग टेबल क्या होता है हमारे पास, इस तरह से वैल्यूज होती है 6 7 8 9 तक, और यहाँ पे 11 12 से लेके 99 तक वैल्यू रहती है। तो मान लो अगर बच्चे आपको 32.5 का देखना है ना, तो आप क्या करोगे, 32 यहाँ लिखा होगा, उसकी 5 के नीचे वैल्यू देख लोगे। तो जो वैल्यू होती है ना 32 की 5 के नीचे, वो लॉग वैल्यू होती है 32.5 की। अब अगर मान लो बेटे आपको 3.25 का देखना है, तो आप क्या करोगे, 32 की 0.5 के पीछे वैल्यू 1.575 थी, तो आप उसको 0.175 लिख दोगे 3.25 के लिए। तो ये एक टेक्निक होती है देखने की, लॉग टेबल। तो वो एक लेक्चर आपको मिल जाएगा, उसका रिकॉर्डिंग वगैरह, तो उसमें आप इजिली देख सकते हो, ठीक है ना, उसमें आपको इजी रहेगा, वो चीज आप उसमें मेंशन करना, आपको बता देंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी एक दो चीजें और है, हम वो डिस्कस करते हैं बच्चे। सबसे पहले आता है एंट्रोपी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन।
अब हमने बात करी फेज ट्रांजिशन में एंट्रोपी कैसे चेंज होती है। ऑब्वियसली एंट्रोपी बढ़ती है जैसे जैसे हम सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की। फ्यूजन में क्या होता है, इट इज द इंक्रीज इन एंट्रोपी। जब भी कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड में मेल्ट होता है तो एंट्रोपी इंक्रीज करती है। एंट्रोपी क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की वो अब इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस विद फेज चेंज। तो इसमें डेल्टा एच फ्यूजन हम कैसे निकालते हैं बच्चे, डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाय टीएफ, यानी कि कितने टेम्परेचर पे जो सॉलिड है वो मेल्ट हो रहा है लिक्विड में, उस टेम्परेचर से आप उसको डिवाइड करते हो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस। तो डेल्टा एस फ्यूजन हमारे पास क्या आ जाता है, डेल्टा एच फ्यूजन यानी कि एक तरह से हीट ही है, डिवाइडेड बाय टीएफ यानी फ्यूजन टेम्परेचर। तो वो चीज हमारे पास क्या आ जाती है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय मेल्टिंग पॉइंट। सो नेचुरली प्रोसेस है ये फेज ट्रांजिशन, जो कि ये गिब्स फ्री एनर्जी को भी नेगेटिव करती है। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है बच्चे, ये हम आगे आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे डेल्टा जी वैल्यू के बारे में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है डेल्टा एच फ्यूजन जो है वो पॉजिटिव ही रहती है, यानी डेल्टा एस फ्यूजन की वैल्यू जनरली पॉजिटिव ही होती है। ये था एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब सिमिलर वे में बच्चे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आ जाएगा। वेपराइजेशन का क्या मतलब है कि जैसे लिक्विड से वो वेपर में कन्वर्ट होगा, तो भी ऑब्वियस है रेंडमनेस जो है वो इंक्रीज करेगी। तो एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन हम कैसे निकालते हैं, सेम फॉर्मूला, डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय टीबी। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट से हम उसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि वही एक पॉइंट होता है जहां पे जो लिक्विड है वो चेंज होना शुरू हो जाता है बच्चे वेपर्स में। सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा एस वेपराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय टीबी। टीबी से हम उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो क्लियर, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? Yes, any problem up to this? Great. कौन किसका, 6 बच्चे थे ना, एक कौन गया? Yes. हम हिमेश, सोनिया, रोशन, सुधा, बिमला, और कौन था हमारी क्लास में, याद नहीं आ रहा ना। हिमेश, आदिति, आदिति, हाँ आदिति ने लीव कर दिया, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। क्लास में ना डेली आना है सबने, किसी भी बच्चे ने क्लास स्किप नहीं करनी। देखो अब इतना कराया ना, अगली क्लास में कुछ बच्चे आके कहने वाले कि मैम हमें तो पता ही नहीं, हमने तो एंट्रोपी पढ़ी ही नहीं। तो वो चीज का दिक्कत रहेगा, सबने अपनी क्लासेस टाइम पे ज्वाइन करनी है। अब देखो बच्चे एक चीज है हमारे पास, फॉर अ सैंपल ऑफ परफेक्ट गैस व्हेन इट्स प्रेशर इज चेंज आइसोथर्मली। मान लो उसका प्रेशर बच्चे चेंज हो रहा है पीआई टू पीएफ तक, तो उसमें एंट्रोपी चेंज कितना रहेगा, द एंट्रोपी चेंज इज गिवन बाय, ठीक है। तो अब मैं पोल रेस करती हूँ, देखते हैं कितने बच्चे मेरे को इसका आंसर फटाफट से कर पाते हैं। सो लेट्स जस्ट टेक अ पोल। यस, गो फॉर इट बेटा, वोट करो। बिल्कुल गुड बेटा, सही करा है आंसर। एक बच्चे ने तो सही कर दिया, एक की थोड़ी सी कंफ्यूजन की वजह से गलत हो गया, क्या एक को थोड़ी सी कंफ्यूजन है। चलो वो कंफ्यूजन बेटा हम दूर करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, हमें पता है कि डेल्टा एस क्या है हमारे पास, लॉग नेचुरल पी आई बाई पी एफ, ये होता है हमारा मेन आंसर। P1 बाय P2, ये देखो यहाँ पे हमने करा था ना, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कहाँ था हमारा डेल्टा एस वैल्यू वाला, यहाँ तेरा डेल्टा एस इज इक्वल टू एनसीपी लॉग नेचुरल T2 बाई T1 और लॉग नेचुरल P1 बाय P2।
ये चीज इन्होंने ही पूछी थी हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चे उन्होंने क्या बोला है कि प्रेशर इज चेंज आइसोथर्मली, यानी हमें पता है डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है, डी क्यू बाई टी। तो 1/t को आप कॉमन ले लो और डी क्यू को अंदर रखो। डी क्यू की वैल्यू हम किसके साथ लिख सकते थे, डी क्यू को रिजेंबल कर सकते हैं डी डब्ल्यू के साथ। ठीक है, डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, एनआरटी डीवी बाई वी। ठीक है ना, एनआरटी डीवी बाई वी। तो एनआरटी क्या हो गया, वी एफ बाई वी आई हो गया। फ्रॉम चार्ल्स लॉ ये चीज हमने निकाली थी, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 था। तो वी एफ बाई वी आई की जगह क्या आता है, पी आई बाई पी एफ। तो ये वाला अगर आपको डेरिवेशन नहीं करना, दैट वुड बी एब्सोल्युटली ओके, आप लोग ये वाली डेरिवेशन कर सकते हो। ठीक है ना, मैंने आपको ये समझाई, ये आप लोगों को इजी लगी तो गो फॉर दिस। कि आपको पता है कि अगर V2 बाई V1 होता है बेटा, तो हमें क्या करना था, P1 बाई P2। और T1 वाली टर्म हम जीरो क्यों कर देंगे, जनरली हमने यहाँ पे T1 वाली टर्म को जीरो कर दिया क्योंकि आइसोथर्मली है। आइसोथर्मली का क्या मतलब होता है कि बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो बेटा T2 बाई T1 में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, तो उस टर्म को छोड़ के आपको सिर्फ निग्लेक्ट करके दूसरी वाली टर्म ही चाहिए थी, लॉग एन आर पी आई बाई पी एफ। ठीक है, सो आवर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, क्लियरली डी वाला। क्लियर हुई ये बात सबको, किसी को रिपीटेशन की जरूरत है? यस, एनीवन वांट्स रिपीटेशन? यस बेटा, क्लियर, हिमेश को क्लियर है, विमला को भी क्लियर है। व्हाट अबाउट सुधा, सोनिया एंड रोशन? क्लियर है ना? Clear. क्या कह रहे हो सुधा? Clear. ओके, ग्रेट ग्रेट गुड, चलो ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास एक क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट द मेल्टिंग ऑफ अ कंपाउंड ए बी। डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास बच्चे 9.2 है और डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास इतनी दे रखी है। हमें मेल्टिंग पॉइंट निकालना है, यानी हमें पता है डेल्टा एस का मेल्टिंग पॉइंट हमने कैसे निकाला था, डेल्टा एच बाई टी। अब हमें डेल्टा एस बच्चे 0.0008 दे रखा है, डेल्टा एच की वैल्यू 9.2 दे रखी है, हमें टी निकालना है। तो 9.2 को हम डिवाइड करेंगे टी से, मीन्स 92/10 है, 8/1000 है हमारे पास। ठीक है ना, तो ये कैंसल हुआ, 8 का मतलब 4, 2 के टेबल पे ही काटते हैं, 4 और 6 फिर से 2, 23 और 23,000 डिवाइड 2300 डिवाइडेड बाई 2, 1 1 एंड 50, यानी कि 1150 केल्विन। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, सो दैट वुड बी 1150 केल्विन। क्लियर हुआ सबको? सिंपल सा ही फॉर्मूला था कि डेल्टा एस किसके इक्वल है बच्चे, डेल्टा एच बाई टी के। तो डेल्टा एस की वैल्यू हमें दे रखी थी और डेल्टा एच की वैल्यू भी हमें दे रखी थी, तो हमें टी निकालना था। सो दैट वुड बी इक्वल टू 1150 केल्विन। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन। अच्छा, एक ये लास्ट क्वेश्चन और करते हैं हम, कि एक इमेजिनरी रिएक्शन हमने ली कि एक्स से वाई जा रही है, टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप। 3 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। पहले एक्स से ए, डेल्टा एच वैल्यू क्या है बच्चे, माइनस ऑफ Q1। फिर बी टू ए, डेल्टा एच वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ Q2। और फिर वाई टू बी, डेल्टा एच वैल्यू क्या है, माइनस Q3। आपको एक्स टू वाई की रिएक्शन चाहिए थी, एक्स टू वाई जाना है आपको। सो हाउ कैन यू प्रोसीड दिस, हेज लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे कर सकते हैं? ठीक है, एक आप लोगों को इसके लिए भी मैं पोल रेस करती हूँ। इजी सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान लगा के इसका आंसर बता दो मुझे फटाफट से। यस, गो फॉर इट। यस, फटाफट। यस सोनिया।
ठीक है, एक वोट आया है हमारा। देखो बेटा, इसको हम कैसे करेंगे, ये चीज आपको पता थी, हमें मेंशन है, तो हमें क्या करना था, निकालने के लिए तीनों इक्वेशन को हम प्लस करेंगे। यानी सबसे पहले x टू a जो है वो माइनस ऑफ Q1 है, हम a टू b कर लेंगे, इसको पॉजिटिव में आ गया Q2। फिर हमने b टू y कर लिया बच्चे, ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव Q3। अब हम इनको प्लस करेंगे, यानी x टू a प्लस प्लस में क्या आ जाएगा, a टू b वाली और b टू y वाली प्लस कर दी दोनों, तो x प्लस a प्लस बी गिव a प्लस बी प्लस y। तो ये चीज मैंने बोला था ना, कॉमन हो तो काट दो, क्या बचा, क्या x और y। तो क्या किया था हमने, माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी Q2 माइनस Q1 प्लस Q3। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इसमें देखो क्या करना था बेटा, आपको x और y चाहिए थे, आपको ये दोनों पॉजिटिव में चाहिए थे, प्लस करने थे आपने। तो आप क्या करोगे, x प्लस वाई प्लस बी कर दो। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी। अब आपको पता है कि ये a तो कटेगा नहीं, b तो कट रहा है, तो हमें तो x और y चाहिए, x एक तरफ चाहिए रिएक्टेंट की, और y मुझे प्रोडक्ट में चाहिए, तो इस तरह से तो रिएक्शन हो नहीं सकती। तो हम क्या करेंगे, x जो है वो a दे रहा है, इस वाली रिएक्शन को रिवर्स कर दो, a b दे रहा है। मैंने बताया था ना कि अगर रिएक्शन रिवर्स हो जाए तो वैल्यू भी का साइन भी रिवर्स हो जाता है। ऐसे ही बच्चे बी वाई दे रहा है, तो अब प्लस करो, तो क्या हो गया, x प्लस ए प्लस बी गिव a प्लस बी प्लस वाई। तो a प्लस बी कट गया, x और y आपके पास आ गया, इसको प्लस करें, वैल्यू क्या थी, माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 आ गई, तो वो किस ऑप्शन में आ रहा है, बी में। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, हिमेश आपने हेजला वाली क्लास नहीं लगाई थी बेटा, हेजलो में क्या होता है कि हमें हीट समेशन निकालनी होती है, हम हीट को सम करके निकालते हैं। तो जैसे 2-3 स्टेप्स में रिएक्शन हो रही होती है ना, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या रहेगी, वो हेज लॉ से निकालते हैं वो चीज। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हमारे पास ये क्या है, एप्लीकेशन है। तो ये लास्ट क्लास में आपको शायद कराया होगा मैम ने, आई थिंक सो। हिमेश, यू वर नॉट देयर इन लास्ट क्लास। अच्छा, मैंने तो नहीं कराया क्योंकि आप सब बच्चे मेरे लिए न्यू हो, तो मे भी पिछली क्लास में आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, क्लियर, यस और नो, यस, ये सबको क्लियर हुआ। ठीक है, तो आज बेटा हम इतना ही करेंगे, सो वी विल डू अप टू दिस ओनली, बाकी का फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, सो बाय टुडे वी विल डू दिस ओनली, सो बाकी